समझिए, आज का टॉपिक है इंट्रॉपी। क्या होता है इंट्रॉपी? बहुत ही सहज ढंग से बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से आज समझने जा रहे हैं। और इसके बाद आप हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और सीपी और सीवी के बीच रिलेशन, यानी दो तरह का हीट कैपेसिटी होता है, दोनों में रिलेशन भी स्टैब्लिश हम लोग कर पाएंगे आज के क्लास में। तो ध्यान दिया जाए, सबसे पहले इंट्रॉपी क्या होता है। द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर और डिसअरेंजमेंट इज कॉल्ड इंट्रॉपी। मतलब डिसऑर्डर और डिसअरेंजमेंट का मेजरमेंट इंट्रॉपी कहलाता है। इस इंट्रॉपी को अब कुछ एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं जिसके मदद से बहुत अच्छे से हमेशा के लिए समझ पाएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स में दो कलर का बॉल है, एक येलो कलर का और एक रेड कलर का। दोनों साइड, दोनों एक एक साइड में अरेंज्ड है इस बॉक्स में। इस बॉक्स को हमने उठाया और ऐसे से सेक कर दिया। क्या होगा? पहले ये अरेंजमेंट में थे कि एक वन साइड येलो वन साइड रेड, और अब क्या हो गया? ये आपस में मिक्स हो गए। तो कहा जाएगा कि इसका डिसअरेंजमेंट पहले की अपेक्षा बढ़ गया, यानी इसकी इंट्रॉपी बढ़ गई। बट पर ध्यान दीजिए, तो यहां ये कह सकते हैं डिसअरेंजमेंट और डिसऑर्डर का मेजरमेंट ही इंट्रॉपी कहलाता है। ताश का पत्ता लगातार एकदम अच्छे से अरेंज है और आप क्या किए? उसको लिए, प्लेइंग कार्ड्स जिसको बोलते हैं, और उसको लेकर मिला दिए, तो क्या हो गया? सब डिसऑर्डर में हो गया। तो द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर और रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंट्रॉपी। अब हम रेंडमनेस मतलब वही डिसऑर्डर। और अब एक और एग्जांपल, आप फुटबॉल मैच देखने गए हैं, दोनों साइड के प्लेयर अपने अपने पोजीशन, अपने अपने साइड में खड़े हैं, बीच में फुटबॉल रखा हुआ है दोनों के बीच में, और जैसे ही फायरिंग हुआ, मैच स्टार्ट हुआ, दोनों ओर के प्लेयर एक दूसरे की ओर भागने लगे। तो पहले एक अरेंजमेंट में थे और अब वो डिसअरेंजमेंट में हो गए। तो ये इंट्रॉपी है। इंट्रॉपी का बहुत सारा एग्जांपल हम आपके सामने देने जा रहे हैं। मान लीजिए हम मैटर का तीन स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कब मतलब काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड में थोड़ा सा दूर और गैस में सबसे ज्यादा दूर। तो सबसे ज्यादा सारा कॉमन सेंस से सोच के देखिए, कहां सबसे ज्यादा डिसऑर्डर डिसअरेंजमेंट देखने को मिलेगा? गैस में। उससे कम, सबसे कम। तो पूछा जाएगा आज के बाद आपसे कि सबसे ज्यादा इंट्रॉपी किसकी होगी? गैस की। जहां डिसऑर्डर डिसअरेंजमेंट ज्यादा दिखाई देगा उसकी इंट्रॉपी अधिक होगी। तो आज के बाद आप सभी स्टूडेंट को याद रहेगा कि गैस की इंट्रॉपी सबसे अधिक, लिक्विड की इंट्रॉपी उससे कम और सॉलिड की इंट्रॉपी सबसे। नेक्स्ट, इसी का हम रिएक्शन बेसिस पर एग्जांपल देते हैं। रिएक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट मिलकर कोई एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, दो या तीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इस बात को जरा ध्यान दीजिए, जब कभी रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है तो वहां इंट्रॉपी घट जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो गया, और जब डिसोसिएशन होता है तो वहां इंट्रॉपी बढ़ जाती है। इसी तरह सॉल्यूशन स्टेट में जब सॉल्यूट को, चीनी हम अपने हाथ में लिए हैं और पानी में डाल दिए, तो क्या होगा? सॉल्यूशन स्टेट में इंट्रॉपी बढ़ जाएगी क्योंकि वो अलग अलग जगह पर चला गया। तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसकी इंट्रॉपी बढ़ जाती है। कोई रिएक्शन अगर डिसोसिएशन वाला है, जो आफ्टर रिएक्शन टूट जाता है, तो कहा जाएगा कि इसका डिसऑर्डर डिसअरेंजमेंट बढ़ गया, मतलब इंट्रॉपी बढ़ गई। कोई रिएक्शन ऐसा है जिसमें रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो दो या तीन मिलकर एक जगह हो गए, तो पहले से अरेंजमेंट बढ़ गया, तो कहा जाएगा
कि इसकी इंट्रोपी बढ़ गई, इसकी इंट्रोपी घट गई। और अगर मान लीजिए कोई भी लिक्विड लिए हैं और उसको आप वेपराइज कर रहे हैं, तो वेपराइजेशन होने पर किसी भी सब्सटेंस की इंट्रोपी बढ़ जाती है, क्योंकि वो लिक्विड से कहां बदल गया, इसके अपोजिट नहीं बल्कि इसके जैसा कोई सॉलिड लिए आइस और वो मेल्ट हो गया, लिक्विड बदल गया, तो ड्यूरिंग फ्यूजन मतलब गलन के दौरान क्या हो गया, उसकी इंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में। लेकिन कोई क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है, अच्छे से मॉलिक्यूल को अरेंज किया जाता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करके क्रिस्टल बनाया जाता है, तो वहां पहले की अपेक्षा अरेंजमेंट बढ़ गया, तो वहां किसी ट्रू सॉलिड के लिए, किसी आइडियल क्रिस्टल के लिए इंट्रोपी कभी कभी जीरो भी हो जाती है, क्योंकि काफी अच्छे से अरेंजमेंट में पार्टिकल अरेंज हो जाते हैं, और जहां अरेंजमेंट का होगा अधिक वहां इंट्रोपी कम हो जाती है। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इंट्रोपी, ग्रेटर इज द रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। जितना ज्यादा इंट्रोपी होगा उसका डिसअरेंजमेंट उतना ही अधिक होगा। इंट्रोपी को हम लोग एस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इंट्रोपी को एस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, जितना ज्यादा सब्सटेंस होगा उतना ज्यादा इंट्रोपी होगा। इसके बाद इंट्रोपी को मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं Q बाई टी फॉर्मूले से। Q यहां हीट है और T टेम्परेचर, ये स्टेट फंक्शन है और ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, यानी डेल्टा S इक्वल SF माइनस SI, फाइनल इंट्रोपी माइनस इनिशियल इंट्रोपी। जो हमने बताया आप लोग को सामने दिख रहा है, गैस की इंट्रोपी सबसे अधिक, लिक्विड का सबसे कम, उससे कम, और सॉलिड का सबसे कम। और यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन कैसे आया, Q बाई टी होता है, Q का हो गया जूल पर मोल, और पर मोल सब्सटेंस का ये हीट है, और बाई टेम्परेचर तो केल्विन पर मोल पर केल्विन इसीलिए हो गया। अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी क्या है, किसी दिए गए सब्सटेंस के हीट को, मतलब किसी दिए गए सब्सटेंस के हीट को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितना रिक्वायर्ड हीट, जितना आवश्यक उष्मा की मतलब जितना जो रिक्वायर्ड हीट होता है, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितना रिक्वायर्ड हीट होता है उसी को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो दो टर्म होता है, एक हीट कैपेसिटी और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है, अभी हमने क्या बोला, किसी दिए गए सब्सटेंस के दिए गए मास को, किसी सब्सटेंस के दिए गए मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। और किसी दिए गए सब्सटेंस के 1 ग्राम के टेम्परेचर के, 1 ग्राम सब्सटेंस के एक टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट का जरूरत होता है उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो दोनों में डिफरेंस है, इसमें गिवन मास को केवल, इसमें सब्सटेंस का मास भी कांस्टेंट है। 1 ग्राम सब्सटेंस के दिए गए 1 ग्राम के मास को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका इंक्रीज करने में जितना हीट रिक्वायर्ड होता है उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसको ध्यान से समझ लिया जाए। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कि सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होता है उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। और किसी दिए गए सब्सटेंस के 1 ग्राम मास के हीट को, टेम्परेचर को बल्कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसमें C बराबर Q बाई डेल्टा टी होता है, तो यहां Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू डेल्टा टी। तो यहां पर Q बराबर जो रिक्वायर्ड हीट है वो Q बराबर C डेल्टा टी हुआ। और यहां जब आइएगा तो यहां पर इसमें एक और टर्म शामिल हो जाएगा M, क्योंकि इसमें मास भी फिक्स हो गया कि पर यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होता है उसको कहते हैं हम क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। नाम से यह स्पष्ट है, 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने हीट की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ
1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, कि सब्सटेंस के 1 मोल को, किसी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट का जरूरत होता है, रिक्वायर्ड होता है, उसे कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहां पर बस कुछ नहीं, पर मोल सब्सटेंस का हम बात करेंगे, हीट कैपेसिटी बात करेंगे लेकिन पर मोल सब्सटेंस का। ये क्या है? हीट कैपेसिटी है, और बाई एन मतलब एन मोल सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी सी है, तो पर मोल सब्सटेंस का क्या हो जाएगा? सी बाई एन, और ये सी बाई एन मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी के टाइप्स का। हीट कैपेसिटी दो टाइप का होता है। हीट कैपेसिटी दो टाइप का होता है, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम का और एक होता है कांस्टेंट प्रेशर वाला। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हीट कैपेसिटी का स्टडी करते हैं तो वो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाता है, और जब कांस्टेंट प्रेशर पर स्टडी करते हैं तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर स्टडी करते हैं तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहलाता है, जिसको मतलब शॉर्ट में हम सीवी और सीपी कहते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम वाले को बोलते हैं सीवी और कांस्टेंट प्रेशर वाले को। अब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ चेंज, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है उसको हम कहते हैं क्या? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहां पर अगर कांस्टेंट प्रेशर पर स्टडी करें तो यहां इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हो जाएगा सीपी इक्वल क्यूपी बाई डेल्टा टी, जबकि ये क्यूवी बराबर हो जाएगा क्यूवी बाई डेल्टा टी। जैसा कि आपने सी बराबर पढ़ा, सी बराबर आपने पढ़ा कि सी बराबर होता है क्यू बाई डेल्टा टी। और यहां ध्यान देने वाला टर्म है कि जब आप क्यू सीवी का स्टडी कर रहे हैं तो ये हो जाएगा क्यूवी बाई डेल्टा टी, और जब आप सीपी का स्टडी कर रहे हैं तो ये क्यूवी बाई डेल्टा टी, क्यू पी बाई डेल्टा टी, क्योंकि ये प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पर स्टडी होता है। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम लोग इसके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। ध्यान दिया जाए, रिलेशन बिटवीन सीवी एंड सीपी, या सीपी और सीवी के बीच रिलेशन स्टैब्लिश होने जा रहा है। दो हीट कैपेसिटी के बीच रिलेशन स्टैब्लिश होने जा रहा है। सबसे पहले फिर से पीछे वाला कॉन्सेप्ट हम याद दिलाना चाहेंगे कि आप लोग जब थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी कर रहे थे तो वहां पर समझाया गया था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा क्यूबी जो होता है वो डेल्टा ई के इक्वल होता है। यानी हीट दो प्रकार का होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्टडी होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, और अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर स्टडी करें, एट कांस्टेंट प्रेशर पर स्टडी करें तो ये क्या हो जाएगा? क्यूपी इक्वल डेल्टा एच। अब अलग से आप लोग पढ़ चुके हैं कि डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी होता है। और यहां आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए अगर अप्लाई करें
यहां पर थोड़ा सा और लिख दे रहे हैं, डेल्टा एच की जगह पर हमने लिख दिया क्यू पी, और यहां पर हमने लिख दिया क्यू भी प्लस पी डेल्टा भी। और अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पी भी इक्वल एन आर टी। और यहां हम अगर वॉल्यूम को वेरिएबल के रूप में ले रहे हैं, यानी कि प्रेशर यहां कांस्टेंट है, और एन आर डेल्टा टी हो जाएगा। और फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, या डायरेक्ट हम लिख दे इफ एन इक्वल 1, देन क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी इक्वल 1 या आर डेल्टा टी डायरेक्ट लिख दिए। इक्वेशन नंबर इसको हमने बना दिया 1 और इसको 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, बोलिए, QP इक्वल QV प्लस R डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 3, ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये आया फाइनल। अब अलग से एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आप क्या जानते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इक्वल क्या जानते हैं आप लोग, QV बाई डेल्टा टी। देन QV इक्वल CV डेल्टा टी, CV डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 3, एट कांस्टेंट, फोर्थ, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर CP इक्वल QP बाई डेल्टा टी, QP बाई डेल्टा टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बोलिए, QP इक्वल CP डेल्टा टी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और 5 का मान इक्वेशन 3 में रखने पर ये रहा इक्वेशन 3। ठीक है, ये इक्वेशन 3 है। अब इसमें हम लोग मान रखने जा रहे हैं, रखवाइए, बोलिए, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पहले CP डेल्टा टी इक्वल CV डेल्टा टी प्लस क्या था, R डेल्टा टी। तो R डेल्टा टी हमने लिख दिया, इसमें डेल्टा टी कॉमन कर सकते हैं, डेल्टा टी कॉमन कर लिए तो ये बचा CV प्लस R, और ये डेल्टा टी आपका कैंसिल हो गया, तो CP इक्वल आ गया CV प्लस R, देन CP माइनस CV इक्वल R। ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया। एक रिलेशन स्टेब्लिश हो गया कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट कैपेसिटी होता है और जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट कैपेसिटी होता है, दोनों का डिफरेंस गैसेस कांस्टेंट R के इक्वल होता है। तो ये था आपका आज का क्लास। अब 1 मिनट में एक बार फिर से देखा जाए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV इक्वल डेल्टा ई, एट कांस्टेंट प्रेशर QP इक्वल डेल्टा H। इस दोनों, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर और ये कांस्टेंट प्रेशर पर बात किया गया है। अलग से हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ कर आए हैं, डेल्टा H इक्वल डेल्टा ई प्लस P डेल्टा V। तो यहां इसके जगह पर QP हमने लिख दिया, ये QV। और अब आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल nRT, देन P डेल्टा V इक्वल लिख सकते हैं N R डेल्टा T। और फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, यहां पर N का मान 1 हो गया, तो P डेल्टा V इक्वल R डेल्टा T, इसका मान हमने रख दिया इक्वेशन 1 में
तो ये हमें इक्वेशन नंबर 3 के रूप में प्राप्त हुआ। अलग से हम लोग सीवी बराबर कांस्टेंट वॉल्यूम पर सीवी बराबर क्यूवी बाई डेल्टा टी जानते हैं, तो यहाँ क्यूवी इक्वल हो गया सीवी डेल्टा टी, यहाँ क्यूपी बराबर हो गया सीपी डेल्टा टी। क्यूवी का मान उठाकर इक्वेशन 3 में रख दिए और रखने पर हमें फाइनल इस तरह से प्राप्त हो रहा है। इसमें डेल्टा टी कॉमन किए और आपका सीपी इक्वल सीवी आर प्लस आर आ गया, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल आर। तो ये था रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी।